दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के चौधरी उदयभान जी ने एक प्रेस वार्ता में अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में भाजपा ने चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर चोरी की वोटों की और कांग्रेस के उम्मीदवारों को और विपक्षी उम्मीदवारों को फर्जीवाड़ा करके हराने का काम किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने तो दावा किया है कि होडल में भाजपा ने 46,000 फर्जी वोटों से जीत दर्ज की, यानी 46,000 फर्जी वोट बनाए गए जो अपने हक में डलवाने का काम किया गया या सेंट्रलाइज तरीके से एक सिस्टम से वो वोट डाले गए, जिससे कि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि पूरे प्रदेश में ये हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी इस बार चुनाव हार सकते हैं। तो दोस्तों, चौधरी उदयभान का कहना है कि वो चुनाव में नहीं हारे, उन्हें तो फर्जीवाड़े ने हराया, उनको कोई हरा नहीं सकता था चुनाव में। और उन्होंने ये भी दावा किया कि 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर भाजपा ने वोट चोरी करके कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने का काम किया, वरना आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता। क्योंकि आपको मालूम है कि कल किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि लगभग हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। तो दोस्तों, इतने वोटों से तो किसी भी प्रदेश को हराया जा सकता है, विपक्ष को हराया जा सकता है। और यही सब चलता रहा तो इन चुनावों का मतलब क्या रह गया है? अब तो विपक्षी नेता और उनके समर्थक वोटर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब तो चुनाव लड़ने का ही कोई मतलब नहीं है। जो हालात फर्जीवाड़े से भाजपा सरकार ने बना दिए हैं, उससे तो बेहतर है कि भी तानाशाही तरीके से भाजपा हर प्रदेश में घोषणा कर दे कि ये उस प्रदेश का सीएम होगा, ये उसका होगा, ये उसका होगा। चुनाव का लफड़ा ही क्यों पालना है? तो हालात तो ऐसे तानाशाही कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने अपना दर्द का बखान करते हुए प्रेस के सामने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 13,65,000 वोट बढ़ाए गए, हर विधानसभा में औसतन 15,000 वोट बढ़ाए गए और कई ईवीएम मशीनों में 99% बैटरी चार्ज मिली थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की गई थी, फर्जीवाड़ा किया गया था और फर्जी वोट किसी सिस्टम के तहत बढ़ाए गए थे, जिससे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। लेकिन दोस्तों, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। यदि इसी तरीके के फर्जीवाड़े और चोरी से सरकारें बनती रहीं तो एक दिन देश की सड़कों पर लोकतंत्र को बचाने के लिए लाखों करोड़ों लोग नजर आएंगे और जो तौर तरीके भाजपा नेतृत्व के हैं या फर्जी तरीके से चुनाव जीतने या अपने समर्थक वोटर बढ़ाने और विपक्ष के समर्थक वोटरों के वोट कटवाने का ये जो कुत्सित धंधा चल रहा है, ये कब तक चलेगा? देश की जनता कब तक अपने आप को छला हुआ महसूस करती रहेगी? राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुरू से ये चर्चा थी कि भाई हरियाणा के जो है वो जो लोकमत था, जो लोगों की आवाज़ थी, वो दबाई गई और चुनाव जो है केवल वोट चोरी नहीं, वोट चोरी के जरिए हरियाणा सरकार की चोरी की गई वहाँ पर। और उसके कई कारण हैं। राहुल जी ने पूरी तफसील से बताया कितनी वोटें कैसी हैं, क्या हैं, पूरा उन्होंने सबूत दे के बताया। तो आज कोई शक नहीं रहा कि भाई जो हरियाणा का चुनाव जो था, जो लोगों को लगता था मतलब सरप्राइजिंग, जिसको कह सकते हैं ना, रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि भाई हुआ क्या। सब लोगों को जब एग्जिट पोल कहीं भी किसी भी एग्जिट पोल ने
भाजपा को 29 से ज्यादा सीट नहीं दी। कोई 29 दे रहा था, कोई 27 दे रहा था, कोई 21 दे रहा था, और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से हर आदमी बोल रहा था। और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप पिछले तीन चार रिजल्ट निकाल के देखो हरियाणा असेंबली के, जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी है। अब के क्या था भाई, पोस्टल बैलेट में तो कांग्रेस 75 के करीब जीत रही है, बीजेपी 15, 16 या 17 इतने कुछ था। फिर लेकिन जब गिनती हुई ईवीएम की, जब उसमें ये हुआ, तो यही राहुल जी ने भी इस क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल ठीक रहा उठाया उन्होंने कि भाई पोस्टल बैलेट में तो इतनी है और बाद में इतने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शक्का हुआ है। देश की जनता अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को दूर करने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना इस तरीके से ना तो लोकतंत्र बचेगा और ना ही संविधान बचेगा। और जो देश के वो संस्थान थे जो देश को चलाते हैं या देश को न्याय देते हैं या सिस्टम को चलाते हैं, उस सारा सिस्टम ही कलप्स हो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अब तो सरेआम विपक्षी नेता ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक से उन्हें पूरा न्याय नहीं मिलता, फैसले आधे अधूरे आते हैं, जिससे इस तरीके के फर्जीवाड़े पर रोक नहीं लग पा रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा नहीं हुआ और समय पर सही फैसले, पूरे फैसले नहीं आए, तो मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी शक के दायरे में जनता की नज़रों में आ जाएगा और किसी हद तक आ भी रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत भरे आंशिक फैसले तो मिलते हैं, लेकिन उस बीमारी को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कड़े आदेश या फैसले नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, मुझे बताइए, कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल को सहयोग करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, समाप्त करने से पहले ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक अदना सा पत्रकार हूँ, और मैं जो सुप्रीम कोर्ट के में ये बात कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है अकेले की। आज ये जनता सोचने के लिए मजबूर है कि अदालतों से भी न्याय नहीं मिल रहा है। उसके जो भी कारण रहे हों, कुछ तो जनता समझ रही है क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी कई तरीके से दबाव बनाया जाता है। और एक तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि उन पर कई तरीके से दबाव बनाया जाता था, उनके रिश्तेदारों पर मुकदमे दायर किए गए, एफआईआर दायर की, और उन्हें औकात में रहने और सरकार के खिलाफ मुंह ना खोलने जैसे दबाव बनाए गए। और उन हालातों में जजेस भी इंसान हैं, उनके भी परिवार है, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, और उनको साम दाम दंड भेद से सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को भी सही फैसले लेने से रोका जा रहा है। और इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगभग आधा दर्जन जस्टिस प्रेस के सामने आए। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो दबाव में काम कर रहे हैं और किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। यदि इसका कोई जल्दी समाधान नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मायने नहीं रह जाएगा और लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। तो इससे बड़ा मैं सबूत और क्या दे सकता हूं कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने लगभग आधा दर्जन जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया था कि हम कितने दबाव में हैं, हम कितने दबाव में काम कर रहे हैं और हम सही फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जनता ये समझे कि हम मजबूत फैसले इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने भी अपने दिल का दर्द बताया था। तो उसके बाद
कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता। तो जो मैं कह रहा हूँ और कई पत्रकार कह रहे हैं और कई विपक्षी दलों के नेता दबी जवान ये मानते हैं कि अदालतों में भी समय पर न्याय नहीं मिलता। एक मैं और उदाहरण दे रहा हूँ। फरीदाबाद में जो बड़ा शहर है, यहाँ नगर निगम का चुनाव, पिछला चुनाव 2015 में हुआ था और एक ये आरोप लगा था कि एक सामान्य श्रेणी की महिला, जो सामान्य श्रेणी की थी, सवर्ण जाति से थी, उसने अनुसूचित जाति का SC का सर्टिफिकेट बनाकर वो रिजर्व सीट से लड़ी और वो जीती और फिर उसको मेयर भी बनाया गया। लेकिन दोस्तों, कुछ दलित संगठनों ने, दलित नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को रखा 2015 में ही। लेकिन दोस्तों, 8 साल के बाद चुनाव हुए, यानी 2015 वाले 2024 में जाकर नगर निगम के चुनाव हुए और वो चुनाव होने तक भी 8 सालों तक भी, या अब आप लगा लीजिए 2025 आ गया, यानी 10 साल हो गए, अभी तक जितना मैं जान पाया हूँ या मेरे सूत्र कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे पर अभी तक भी कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो ये गंभीर मामला है। यदि इस तरीके से सिस्टम चलेगा या कलप्स हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी समय पर सही फैसले नहीं दे पाएगा, तो दोस्तों लोकतंत्र का बचना मुश्किल है, जंगल राज आ जाएगा, ऐसा बुद्धिजीवियों का मानना है। तो दोस्तों, आपको मेरी बात कैसी लगी, मैं चाहूँगा कि कमेंट्स कर आप मुझे बताएं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी बात पसंद आती है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे हमें मजबूती मिले, हमारा हौसला बढ़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।